दयामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते साथियों, आप सभी का ज्ञानसुधा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम हिंदी व्याकरण में शब्द शुद्धि की बात कर रहे थे और शब्द शुद्धि में इससे पूर्व 2 व्याख्यान लिए जा चुके हैं। देखिए, भाषा का लालित्य है जब एक शब्द भाषा में विखंडित होता है, असाधु प्रयोग जब एक शब्द का होता है तो पूरी की पूरी एक संस्कृति जो है उस शब्द के साथ समाप्त हो जाती है। मैं ऐसा मानता हूं। न जाने कितनी साधना से और हमारी पुरातन परंपराओं से रक्षित और संरक्षित होता हुआ शब्द आज हमें मिला और हम यदि उस शब्द के स्वरूप को विकृत कर दें तो ये बात ठीक नहीं है। ये लालित्य में, भाषा के लालित्य में, मैं एक भाषा का व्यक्ति होने के कारण ये सदैव कहता हूं कि ये लालित्य में बाधा उत्पन्न करती है, रस में बाधा उत्पन्न करती है। साथ ही मेरे जितने भी साथी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसआई हो, रीट हो, पटवार हो, शिक्षक की परीक्षाएं हो या फिर आरएस, आईएएस कोई भी हो, तमाम परीक्षाओं के लिए ये जो कक्षाएं जो हिंदी व्याकरण की है ये समोपयोगी है, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, अशुद्धियों के कई स्तर होते हैं। सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूं वैयक्तिक रूप से वह ये मानता हूं कि हम भाषा का अशुद्ध उच्चारण करते हैं और अशुद्ध उच्चारण के कारण हमारे दैनंदिन जीवन में बहुत सारे जो शब्द हैं वह अशुद्ध हो जाते हैं। तो हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम यथासंभव जितना संभव हो सके शुद्ध लिखें, शुद्ध उच्चारित करें, शुद्ध बोलें और शुद्धता के प्रति किसी अन्य को प्रेरित भी करें। यह हमारा एक महत् लक्ष्य है। आइए साथियों, आज की जो कक्षा है इस कक्षा में मैंने कुछ स्त्री शब्दों का जो है आपके सामने मैंने स्त्री शब्द लिखे हैं। देखिए, जब हम पुरातन आर्य भाषाओं की बात करते हैं और विशेष करके जब हम संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत में जो लिंग की अवधारणा थी, बहुत ध्यान से आपको सुनना है। संस्कृत में लिंग त्रय की अवधारणा थी जहां पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों का निर्माण हुआ करता था। साथियों, इस लिंग व्यवस्था का क्रम यह था कि संस्कृत में पहले नपुंसकलिंग होता है, नपुंसकलिंग से फिर हम पुल्लिंग शब्दों का निर्माण करते हैं और पुल्लिंग शब्दों में प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीवाचक शब्दों का निर्माण हम करते हैं। जैसे जैसे हम आधुनिक आर्य भाषाओं की तरफ बढ़े, इसको चाहे विकास माने या ह्रास माने, ये एक अलग विषय है, लेकिन हिंदी में आते आते ये नपुंसकलिंग की जो अवधारणा जो संस्कृत में रही थी ये समाप्त हो गई और आज हिंदी में 2 लिंग की अवधारणा है। और ये घोर आश्चर्य है कि जो 2 लिंग की अवधारणा है उसका परिपालन भी आज हम हिंदी में ठीक ढंग से नहीं कर सकते। हम बहुत बार आम जीवन में यह सुनते हैं कि वह महिला रोगी है। साथियों, मैंने आपको कहा था कि हिंदी भाषा के 2 रूप हैं, राजभाषाई और राष्ट्रभाषाई रूप। राष्ट्रभाषाई रूप में तो महिला रोगी है, महिला जानी है, ये रूप चल सकते हैं, लेकिन मानक दृष्टि से यदि मैं देखूं तो कोई भी महिला रोगी नहीं हो सकती, रोगिणी होगी। कोई भी महिला जैसे विद्वान नहीं होती, हर महिला विदुषी होती है। तो जहां पर हम जानते हैं उस चीज को हम मान लेते हैं, स्वीकारते हैं, लेकिन जिस चीज को हम मानते नहीं हैं उसको स्वीकारने में कदाचित हमें वेदना भी होती है। चलिए, मैं आपको कुछ इस प्रकार का रूप दे रहा हूं। मैंने यहां 1-5 शब्द मुझे नहीं पढ़ाने हैं,
मैं आपको एक पूरा का पूरा चित्र खींचता हूं। हिंदी भाषा में जो स्त्रीवाचक प्रत्यय है मुख्य रूप से वो है आ, एक है आयन, एक है आनी और एक है नी, एक है ई, एक है इका, एक प्रत्यय है इया, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यय जिसकी आज हम विशेष बात करने वाले हैं इनी, और एक प्रत्यय है मई, एक प्रत्यय है दा, एक प्रत्यय है वंती और मंती, वंती और मंती। साथियों ये कुछ प्रत्यय हैं जिनसे आप ये पहचान सकते हैं कि यह शब्द जो है वह स्त्रीवाचक है। देखिए स्त्रीवाचक शब्दों का निर्माण सदैव, ये आज के व्याख्यान की एक महत्वपूर्ण टैग लाइन है, आप इसको ध्यान से सुने और अपनी पुस्तिका में इसे नोट कर लें। हिंदी भाषा में किसी भी स्त्रीवाचक शब्द का निर्माण मूल शब्द से नहीं होता। मूल शब्द में पहले हम प्रत्यय जोड़ते हैं और पुल्लिंग शब्दों का निर्माण करते हैं। ये मेरा सूत्र है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मूल शब्द होता है, मूल शब्द में हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और प्रत्यय का प्रयोग करके फिर हम उसे पुल्लिंग शब्द, पुरुषवाचक शब्द या भाववाचक शब्द इस प्रकार से हम बनाते हैं। और ये पुल्लिंग जब शब्द बन जाता है तब इसमें फिर स्त्रीवाचक प्रत्यय जोड़े जाते हैं और स्त्रीवाचक प्रत्यय जोड़ करके फिर हम उस शब्द को स्त्रीलिंग बनाते हैं। यह परंपरा आपको ध्यान रखनी चाहिए। महत्वपूर्ण जो प्रत्यय है, देखिए ये पुल्लिंग शब्द से स्त्रीवाचक प्रत्यय कभी भी मूल शब्द से नहीं जुड़ते हैं। हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, स्त्रीवाचक प्रत्यय कभी भी मूल शब्द से नहीं जुड़ते हैं। ये कभी भी जो बोल रहा हूं ये 99% ठीक है, क्योंकि भाषा है, भाषा में 100% का दावा करना ठीक नहीं होता। तो साथियों ये जो स्त्रीवाचक प्रत्यय मूल शब्द से नहीं पुल्लिंग शब्द से जुड़ेगा, तो आज के बाद में यह आपको एक बात ध्यान रख लेनी चाहिए कि पहले मूल शब्द होगा, मूल शब्द में जब प्रत्यय जुड़ेगा तब पुल्लिंग शब्द बनेंगे और पुल्लिंग शब्दों में फिर हम आ, आइन, आनी, नी, ई, इका, इया, इनी, मई, दा, वंती, ता, त्रि, त्र इत्यादि प्रत्यय जब जोड़ते हैं तब वह स्त्रीवाचक शब्द का निर्माण होता है। हमें ऐसा ध्यान रखना चाहिए। कोई भी शब्द की निर्माण प्रक्रिया किस प्रकार से होती है इस बारे में मैं आपसे बात करता हूं। देखिए मूल शब्द था एक क्री, इस क्री धातु में जिसे हम क्रिया कहने लग गए हिंदी में, वस्तुतः यह क्री धातु है। इस क्री धातु में साथियों हिंदी का अ प्रत्यय जुड़ता है तब शब्द बनता है कर, और कर में फिर अ प्रत्यय जुड़ता है तब ये कार शब्द बनता है, और फिर कार में ई प्रत्यय जोड़ते हैं तब ये कारी शब्द बनता है। ये कारी जो है करने वाला, कार्यकारी, कार्यकारी करने वाला, ये पुल्लिंग का विशेषण है। और फिर कारी से जब इन्हीं प्रत्यय जोड़ते हैं तो यहां पर देखो का रहा, र का र रहा, और इस र के प्रभाव के कारण ये जो न था ये न बन गया और ये शब्द बना कार्यकारिणी। आप लोगों ने एक शब्द देखा होगा, पुल्लिंग में शब्द होता है आज्ञाकारी, आज्ञा को मानने, और स्त्रीलिंग में जब हम शब्द बनाते हैं तब होगा आज्ञाकारिणी। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। इसमें इन्हीं प्रत्यय हैं, रि ह्रस्व होगा, ऋ बड़ा होगा। साथियों इन्हीं प्रत्यय से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण चीजें आज हम करने वाले हैं। इसी प्रकार से देखो, जैसे भुज शब्द था, भुज मूल था, भुज में जब हमने अ जोड़ा तब भोग बना। ये भोग जो है ये हिंदी में भाववाचक है। भोग में जब ई जुड़ा तब ये भोगी बना, और भोगी में पुरुष का विशेषण हुआ भोग करने वाला, और इनी जुड़ा तो ये क्या शब्द बन गया, भोगिनी बन गया। अब भोगिनी में कई बार शुद्ध अशुद्ध पूछ लेते हैं, तो हमारी समस्या यह होती है साथियों कि गी छोटा आएगा कि बड़ा आएगा, नी ह्रस्व होगा। तो इस तरह से हम फिर उस शब्द को जचा करके देखा करते हैं और वहीं पर हम गलतियां कर देते हैं। साथियों इसी प्रकार से जैसे मेरे पास एक शब्द है रुज, और रुज शब्द में जब मैं अ जोड़ूंगा तब पहले रोग बनेगा। भोग, रोग, योग, क्रोध, यह शब्द
जो मैंने अभी बोले 4 शब्द, भोग, योग, रोग, क्रोध, ये जो शब्द हैं ये हिंदी में भाववाचक शब्द हैं। और रोग में जब मैंने ई जोड़ूंगा तब रोगी, रोग वाले को कहते हैं, और रोगी में इनी जोड़ूंगा तो ये स्त्रीवाचक विशेषण बनेगा, रोगिणी, रोग वाली को कहते हैं। इसलिए हमें ये बोलना चाहिए कि महिला रोगिणी है, या फिर आप रुग्ण बोल सकते हो। रुग्ण जो शब्द है वह पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में समान प्रयुक्त होता है। संस्कृत में रुग्णा शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी में क्योंकि मधुर वाणी और मधुर कथन, ये दोनों में जो है मधुर शब्द परिवर्तित नहीं होता है। हिंदी की अपनी प्रवृत्ति है, जहां पर हिंदी ने जिन चीजों को स्वीकार किया उसे मुक्त कंठ से स्वीकार, लेकिन जहां पर स्वीकारोक्ति नहीं है वहां पर हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार से युज शब्द था, और युज में पहले अप्रत्यय जुड़ा तब शब्द बना योग, ये भाववाचक रहा। ई जुड़ा तब शब्द बना योगी, और योगिनी में योगी अर्थात योग वाला है जो, और इनी जुड़ेगा तब ये शब्द क्या बनेगा, बोलो, योगी नी। यहां पर नी क्यों रहा, क्योंकि देखो यहां पर नी आया क्योंकि र के न का ण हो गया, लेकिन योगी में योगिनी नहीं होता, योगिनी शब्द बनता है, योगिनी योग वाली। साथियों, कोई महिला योगिनी योगी नहीं हो सकती, योगी होगी। क्या हमारा यह दायित्व नहीं है? क्या भाषाविद का दायित्व नहीं है? क्या शिक्षक का दायित्व नहीं है? छात्र छात्रा, विद्यार्थी और विद्यार्थिनी का क्या यह कर्तव्य नहीं है कि हम भाषा में, हमारी हिंदी भाषा में जो 2 लिंग की अवधारणा है उसका संरक्षण करें, उसे रक्षित करें। हम आने वाली पीढ़ी को आगे क्या सौंपने वाले हैं, इस बात पर कभी आप विचार करें। ये धीरे धीरे कहीं हमारी हिंदी में जो 2 लिंग की अवधारणा है वो एक लिंग की तरफ तो नहीं जा रही है। अभी यदि मैं बात करूं तो 1.5 लिंग के आसपास आ गए हैं हम, और कहीं कहीं तो सवालिंग ही चल रहा है। 2 लिंगों का परिपालन हम कहां कर रहे हैं? हमने जब सभा की बात करी, एक बार परीक्षा में प्रश्न आया गुणवान कन्या। अब क्या गुणवान कन्या हो सकती है? आप विचार करें, क्या मैं कह सकता हूं जानवान महिला? जानवान महिला क्या मैं कह सकता हूं? तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि गुणवान कन्या नहीं कहिएगा, शुद्ध शब्द है गुणवती। इसी प्रकार जानवान नहीं होता, जानवती। और जितनी भी बहनें इस कक्षा को सुन रही हैं, चाहे वो मेरी शिक्षिका साथी हैं या कोई विद्यार्थी हैं, तो वो ये ध्यान रखें कि अपने लिए कम से कम हमें इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। साथियों, जब हम स्कूली शिक्षा में थे, जब हम विद्यालयी शिक्षा में थे, तब बालिका को यह सिखा दिया जाता था कि तुझे जब प्रार्थना पत्र लिखना है तब वहां पर आज्ञाकारिणी लिखना है। तो जैसे आज्ञाकारिणी लिखना सिखा दिया वही हमने सीख लिया। जैसे कोई भी महिला विद्वान नहीं हो सकती, विदुषी महिला होती है। और हिंदी में यह अवधारणा हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि विशेष्य जिस लिंग का होगा विशेषण भी उसी लिंग का होना चाहिए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हां, जहां पर स्वीकारोक्ति है, हिंदी ने चतुरा स्त्री का प्रयोग स्वीकार नहीं किया। संस्कृत में चतुर स्त्री गलत है, लेकिन हिंदी में चतुरा स्त्री नहीं होता, हम कहते हैं चतुर स्त्री। हां, जब आपको विशेष रूप से पूछा जाए कि चतुर का पुल्लिंग का विशेषण क्या बनेगा स्त्रीलिंग में, तो फिर चतुरा होगा। तो ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए। मधुर का मधुरा होगा, लेकिन सुंदर का सुंदरा नहीं होगा, सुंदरी होगा। भाषा रटने का विषय नहीं है, मैं सदैव ये कहता हूं। तो हमें ये विशेष करके गुणवती, जानवती, धनवती, बुद्धिमान, क्या कोई महिला बुद्धिमान हो सकती है? नहीं, महिला बुद्धिमती होगी। हमें उनका सम्मान, यदि महिलाओं का सम्मान आप करना चाहते हैं तो मैं कई बार कहता हूं कि उनके विशेषणों का आप सजग और सचेत और जागरूक होकर के प्रयास करें, उनके विशेषणों की रक्षा करें। ये शब्द फिर कहां काम आने वाले हैं? यदि मैं गुणवान महिला, मेरे यहां पर एक गुणवान कन्या हुई है, यदि मैं ये कह दूं, ये प्रयोग कर दूं, तो आप विचार कीजिए, हम जिस युग में और हम आज के अद्यतन जिस युग में जी रहे हैं, क्या ये भाषा ठीक है? आप स्वयं विचार करें। तो जानवान नहीं जानवती कहिए, दयावान नहीं दयावती कहिए, गुणवान नहीं गुणवती कहिए, बुद्धिमान नहीं बुद्धिमती कहिए। कोई भाई साहब है तो उसको आप बुद्धिमान भाई साहब कह सकते हैं।
लेकिन कोई महिला है तो उसको बुद्धिमती ही कहना पड़ेगा, दयावती, शीलवती। तो साथियों, इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। शब्दों का प्रयोग शुद्ध अशुद्ध की तो बात की बात है, लेकिन इस कक्षा के माध्यम से मैं यह संदेश देना चाहता हूं इस समाज में कि हिंदी में जो दो लिंग की अवधारणा है उसे विनष्ट न करें। परीक्षा एक अलग विषय है, लेकिन इस दो लिंग की अवधारणा को हमें समाप्त नहीं करना चाहिए। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए आगे हम बात करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि कोई भी जो शब्द होगा वो इसी प्रकार से आगे चलने वाला है। जैसे मैंने कहा क्री में अ जुड़ा तो कर, फिर अ जुड़ा तो कार, फिर कार में ई जुड़ा तो कारी, फिर ई नहीं जुड़ा तो कारिनी बनेगा। इसी प्रकार से हरि धातु है, हरि धातु है, हरि में जब अ जड़े जुड़ेगा तब हर शब्द बनता है मनोहर, और जब मनोहर में अ जुड़ेगा तो हार बनेगा, और हार में जब ई जुड़ता है तब हारी, मनोहारी, मन को हरने वाला दृश्य। लेकिन जब इन्हीं प्रत्यय जोड़ोगे तब ये हारिणी शब्द बनता है, तो शब्द का प्रयोग होना चाहिए मनोहारिणी। मैं आपको कहूं कि मनोहारी प्रकृति है, ये बात कहीं जस्ती नहीं, मनोहारिणी प्रकृति होना चाहिए, मनोहारी। जैसे हमारे यहां पर हितकारिणी सभा थी, हितकारी नहीं। एक सुबह सुबह जो बच्चों को लेने के लिए एक यान जो बस आती है उसका नाम बालवाही नहीं, बालवाहिनी है, क्योंकि बस शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग है। तो जहां पर हम जानते हैं जैसे ध्वनि की वाहिकाएं, वाहिनियां, वाहिनी शब्द है, वाही से वाहिनी, शाली से शालिनी, योगी से योगिनी, दुखी से दुखिनी, भोग से भोगिनी, योग से योगिनी। तो हमें इन शब्दों का महात्म्य रक्षित करना चाहिए। आइए मैं कुछ इन शब्दों की बात करता हूं। हम लोग कहीं पर बलशालिनी शब्द का प्रयोग कर देते हैं। देखिए, शाली जो शब्द है ये पुल्लिंग का विशेषण है, और शाली में इनी जुड़ेगा तो शालिनी। ये जो मैंने आपको प्रत्यय बताए, आ, आइन, आनी, नी, ई, इका, इया, इनी, इन सब का प्राण तत्व जो है, प्राण प्रत्यय जो है वह इनी प्रत्यय है। यहां से इस इनी प्रत्यय को यदि आप ठीक ढंग से जान लो तो यह आपको ध्यान रखना चाहिए, भाषा में कोई हम हजारों शब्दों का शुद्ध प्रयोग कर सकते हैं। यथा प्रसंग में बताऊंगा कि इनी प्रत्यय का प्रयोग सदैव तत्सम शब्दों के साथ होता है। इस बात को भी आप नोट करें। ये जितने भी शब्द मैंने लिखे हैं ये तत्सम शब्द है। यदि इसमें कोई तद्भव शब्द में इनी जोड़ दिया है मैंने तो वो स्वतः गलत है। तो शाली से शालिनी बनना चाहिए, तो बलशालिनी नहीं होना चाहिए। शुद्ध शब्द होगा बलशालिनी, बलशालिनी। कोई महिला बलशाली नहीं होती, बलशालिनी होती है। देखिए, परंपराओं में पुरुष और स्त्री प्रधान एक अलग विषय है। उचित या अनुचित यह मेरा विषय नहीं है, लेकिन शब्दों में उसका महात्म्य रक्षित होना चाहिए, इसमें कहीं भी कोई शंका नहीं करनी चाहिए। वहां हम दैनंदिन जीवन में भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहां पर प्राधान्य, यदि आज हम भाषा में बात करें तो भाषा में पुरुष शब्दों का प्राधान्य है। इस प्राधान्य को हमें समाप्त करना चाहिए। व्याकरण भी इसके विरुद्ध है। साथियों, यहां पर एक शब्द लिखा है मैंने, प्रियदर्श। देखो, आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रिय शब्द था, दर्श था, दर्श से हमने दर्शी, प्रिय को दिखाने वाला, फिर मैंने इसमें इन्हीं प्रत्यय जोड़ दिया। इधर आप ध्यान दो तो आपको समझ में आएगा। तो ये शब्द क्या हुआ, प्रिय। प्रत्यय जोड़ते वक्त मूल शब्द के अंतिम वर्ण को स्वर रहित करते हैं। फिर से बोल रहा हूं, प्रत्यय जोड़ते वक्त मूल शब्द के अंतिम वर्ण को स्वर रहित करते हैं। तो दर, फिर श में ई जो था उसको हटा दूंगा तो दर्श बना, फिर इनी वाला ई इसमें जुड़ा तो ये शब्द बनेगा प्रियदर्शिनी। प्रियदर्शनी शब्द गलत होता है। मैंने कुछ ये जो शब्द लिखे हैं, अब मैं परीक्षाओं वाले पैटर्न पे आ जाता हूं। परीक्षाओं में पूछे गए जो शब्द हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो प्रियदर्शिनी बोलना चाहिए, प्रियदर्शनी नहीं। लेकिन इसी के साथ में मैंने एक शब्द लिखा है प्रदर्शनी। ये प्रदर्शनी गलत है, ये सारे शब्द गलत है, ये ध्यान रखिएगा। प्रदर्शनी नहीं होता, प्रियदर्शिनी। यहां तो होगा प्रियदर्शिनी, लेकिन जब प्रदर्शनी जो मेले इत्यादि में लगती है वो प्रदर्शनी होती है,
प्रकृष्ट रूप से दर्शन कराने वाली प्रदर्शनी। ये दर्शनी जो है इसका अर्थ दिखाने वाली होती है, ये दर्शनी देखने वाली, प्रकृष्ट रूप से देखने वाली जो है वो प्रदर्शनी है। तो प्रिय दर्शनी नहीं, प्रिय दर्शनी कहिए, लेकिन प्रदर्शनी नहीं, प्रदर्शनी कहिए। तो यहां पर इसी प्रकार सारिणी, यहां पर यह बड़ा गजब का विषय है, क्योंकि हम लोग जो है सर्वकारी सेवा में है और मैं सर्वत्र देखता हूं राज्य सरकारों के यहां से जो आदेश निकलता है उसमें भी सारिणी शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। यह सार्वभौम नहीं है, लेकिन अनेक बार मैं ऐसा देखता हूं। जैसे संपूर्ण हिंदी जहां पर राजभाषा है उन राज्यों में कम से कम उपयुक्त शब्द का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन हम वहां पर उपरोक्त विषय अनुसार ऐसा हम प्रयोग करते हैं, ये तरह से गलत है, ये शुद्ध है। ऐसा क्यों? आगे जब हम संधि संबंधी बात करेंगे अशुद्धियों की, आज प्रत्यय संबंधी अशुद्धियों की बात हो रही है, उस दिन मैं आपको बताऊंगा। तो सारिणी नहीं कहिएगा, ये सार को जैसे दर्शन देने वाली दर्शनी है, तो सार में नी प्रत्यय जुड़ता है, फिर सार में नी जुड़ेगा तो सारणी शब्द बनता है, सारिणी नहीं। इसी प्रकार वाहन नहीं होगा, देखो वाही वहन करने वाला और वाहिनी वहन करने वाली, तो ये वाहनी नहीं होगा, शुद्ध शब्द होगा वाहिनी। ये सारा का सारा। इसी प्रकार कामनी, कामी शब्द है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कमुकांत धातु थी, चलो वहां से छोड़ो, आप काम शब्द ले लीजिएगा, काम से ई जोड़ो तो कामी जो काम वाला, जो इच्छा वाला है, और कामी में इनी जुड़ेगा तो शब्द बनेगा कामिनी, जो काम वाली है, जो इच्छा वाली है, जो ऐश्वर्य वाली है, वो कामिनी है। कामिनी स्त्री को कहते हैं, लेकिन कामिनी वस्तुतः स्त्री का विशेषण है। जैसे कामी हम कहते हैं ना, खल कामी, तो कामिनी, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए जैसे वाहिनी होता है वैसे ही शुद्ध शब्द कामिनी। इसी प्रकार विरही शब्द था, देखो विरही, रह एकांत को कहते हैं, वि विशेष रूप से, जो विशेष रूप से जो एकांत है वो विरह है, और विरह में जो जी रहा है वो विरही है। ये पुल्लिंग का विशेषण है। कोई मनुष्य अर्थात कोई जो पुरुष संज्ञा जो है वह विरही है, विरही यक्ष। लेकिन यदि यक्षिणी है तो विरहिणी शब्द का प्रयोग हमें करना चाहिए, तो विरही जो है उसको इन्हीं प्रत्यय जुड़ जाएगा और ये शब्द बनेगा विरहिणी। तो ये गलत शब्द है विरहिणी, ये शुद्ध शब्द जो है विरहिणी है। और जितने भी मेरे युवा साथी हैं उन सभी से ये मेरा निवेदन, आदेश और आग्रह कि हमें शब्दों को शुद्ध बोलना चाहिए। मैं देखता हूं कि जो शब्द अशुद्धि का जो प्रमुख कारण है वह यह है कि हम कदाचित आलस्यवश, प्रमादवश अशुद्ध शब्द बोलते हैं, और अशुद्ध शब्दों के कारण हमारा फिर लेखन, जो हमारा जो लेखन जो है वो भी उसी प्रकार से हमारे जीवन में सम्मिलित हो जाता है। मैं कुछ उदाहरण विद्यार्थियों को सदैव देता हूं कि एक शब्द है, वस्तुतः ये शब्द है ऐश्वर्य, लेकिन हम इसको ऐश्वर्य बोलते हैं तो हम लिखते भी फिर ऐश्वर्य है। तो क्यों नहीं, जब इसी जिह्वा से मैं ऐश्वर्य बोल रहा हूं तो ऐश बोलने में क्या दिक्कत है। और बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं इसको सीखते भी हैं, लेकिन एक बार जब सफल हो जाते हैं वापस उसी राह पर लौट आते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है, गफलत है। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार सरोज शब्द था, सरोज शब्द में इनी जुड़ेगा तो सरोजिनी बनेगा। ये वो शब्द है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। कुमुदनी नहीं होता, कुमुदिनी शब्द होता है। कुछ लोग कौमुदिनी बोल देते हैं, यह भी गलत है। हाँ, जब कुमुद में ई जुड़ता है तब एक शब्द बनता है कौमुदी। वो कौमुदी अलग शब्द है, लेकिन ये कुमुदनी नहीं, कुमुदनी ठीक है। ये पूरी लाइन जो है इस वाली, ये सारी अशुद्ध है। तो हमें कुमुदिनी शब्द का ही व्यवहार, प्रयोग और आचरण करना चाहिए। इसी प्रकार भोगनी नहीं होता, भोगी और भोगिनी मैं आपको बता चुका हूं, तो ये भोगिनी शब्द का प्रयोग आप करना चाहिए, करें। कोई भी महिला भोगनी नहीं, भोगिनी होती है। और भोगी है तो पुरुष है,
इसी प्रकार ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जिसके बारे में, हस्तनी शब्द के बारे में मैं कुछ आप लोगों से बात करना चाहता हूं। ये बार बार परीक्षा में आता है। साथियों, मैंने अभी आपसे ये कहा था कि इन प्रत्ययों में इन्हीं प्रत्यय जो है ये हमेशा तत्सम शब्दों में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के काम आता है, और एक नि प्रत्यय है, इसका प्रयोग हमें तद्भव शब्द में हम करते हैं, और तद्भव शब्दों में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में हम काम लेते हैं। देखो, मूल शब्द हस्ती था, हस्तिन था, हस्तिन से हस्ती बना, और हस्ती में फिर आप इनी जोड़ दीजिएगा तब ये शब्द बनता है हस्तिनी। तो पहली बात तो आपको ये संदेश कि हस्तनी गलत है, शुद्ध शब्द हस्तिनी है। लेकिन दूसरा जो शब्द है, मैंने कहीं लिखा भी होगा, हथिनी। कुछ लोग इस हस्तिनी के अनुकरण पर हथिनी शब्द का प्रयोग कर देते हैं। यह हथिनी शब्द व्याकरणात्मक दृष्टि से गलत है। साथियों, शुद्ध शब्द होता है हथनी। ऐसा क्यों हुआ, आइए इसके विषय में हम बात करते हैं। मैंने अभी अभी आपको कहा कि तत्सम शब्दों में पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीवाचक शब्द प्राप्त करने के लिए हमें इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग करना चाहिए, इन्हीं प्रत्यय जोड़ना चाहिए। इन्हीं अर्थों में यदि कोई शब्द तद्भव है तो नि प्रत्यय का हमें प्रयोग करना चाहिए। हस्ती तत्सम था, इन्हीं जोड़ दिया, हस्तिनी बना लिया। और हाथी, हस्ती का तद्भव हाथी है, फिर हाथी में इनी नहीं जुड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। हाथी में नी जुड़ता है, और हाथी में जब नी जुड़ता है तो हाथी का हत आदेश हो जाता है और शब्द बनता है हथनी। कुछ लोग ये कहते हैं कि शब्दकोश में हथिनी शब्द का प्रयोग भी मिलता है। साथियों, मैं इस बात को किसी बिना लाग लपेट के कहता हूं कि हमारे आजकल के जो शब्दकोश हैं, देखिए कोई भी कोश बड़ी साधना से तैयार होता है, लेकिन शायद लेखक गण जो है वो प्रमाद और आलस्य के कारण शब्दकोश आजकल शब्दकोश नहीं रहे हैं, वो केवल शब्दों के संग्रह हो गए हैं, और वहां पर साधु और असाधु तमाम तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। समस्या यहां पर यह आ जाती है कि विद्यार्थी जब परीक्षा में जाता है तो उसे शब्दकोश ही तो प्रामाणिक होगा उसके लिए, उसके सामने ये सदैव दुविधा होती है, और फिर वो छोटी छोटी चीजों के लिए कोर्ट में जाता है, और यहीं से समस्याएं शुरू हो जाती है। मुझे ध्यान है एसआई परीक्षा 2018 का जो एसआई परीक्षा हुई, उसमें आज भी ये जो हस्तिनी और हथिनी वाला जो मामला है, हथिनी सही है, हथनी सही है, ये कोर्ट में जा रहा है, कोर्ट में चल रहा है। यदि व्याकरण की मैं बात करूं तो मेरा संदेश है कि हथिनी शब्द का प्रयोग गलत है। यदि कोई हथिनी को सही मान रहा है तो फिर हमें ऊंटिनी शब्द का प्रयोग भी सही मानना चाहिए, फिर हमें जाटनी नहीं जाटिनी का प्रयोग करना चाहिए, फिर हमें मोरनी नहीं मोरिनी शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मयूरी शब्द है, मयूर से मयूरी बनता है, मयूर का तद्भव मोर है, मोर में नी प्रत्यय जुड़ेगा तो मोरनी बनता है, मोरनी, ये ध्यान रखिएगा, मोरनी बनेगा, मोरिनी नहीं। इसी प्रकार जाट में जुड़ेगा तो जाटनी बनेगा, और राजपूत में जटनी और जाटनी दोनों बनता है, ऊंट में जुड़ेगा ऊंटनी बनेगा। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का आपको विशेष। जैसे रीछ शब्द है, रीछ से रीछ नहीं बनता है, सिंह से सिंह नहीं बनता है, सिंगिनी नहीं बनता, भाट से भाटनी बनता है, हाथी से हथनी, जाट से जाटनी, भील से भीलनी, अहिर से अहिरनी, शेर से शेरनी बनता है, और नट से नटिनी नहीं नटनी, नटनी, नट था, नट से नटनी शब्द का प्रयोग होता है, नटिनी नहीं। जो लोग हथिनी को ठीक मान रहे हैं वो नटिनी, जाटिनी, मोरिनी शब्दों का प्रयोग उन्हें करना चाहिए। मेरा उन लोगों को ऐसा कहना है। ऐसा नहीं हो सकता। वहां पर आप यदि यह तर्क देते हो कि हथिनी जो है ये तो अशुद्ध है और मोरिनी अशुद्ध है, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे ये इतना ही बड़ा दोष है जैसे हम मोरनी को मोरिनी नहीं कहते, मोरनी कहते हैं, उसी प्रकार हथिनी मत बोलिएगा, हथनी बोले, हथनी लिखे। और बिल्कुल आप जो है व्याकरण सम्मत यह प्रयोग है। ये इस कक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, आप इसको प्रामाणिक रूप से देखें। देखो, दूसरी बात यह है कि साथियों, ये व्याकरण की जो कक्षाएं लेता हूं ये स्वांतः सुखाई तो है ही है, लेकिन साथ में आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं इस रूप में कि मेरा दायित्व बनता है कि परीक्षाओं से जुड़े साथियों को मैं सही दिशा दूं,
उनको सही राह दिखाऊं, उनका सही मार्ग उनको दिखाऊं और उनका सही मार्गदर्शन मेरे माध्यम से हो। तो यहां पर मेरा कोई व्यक्तिगत व्याकरण ये नहीं है। मैं सदैव ये कहता हूं कि ये मैया का व्याकरण नहीं है। ये व्याकरण वह है जो सार्वभौम है, जो सुसंगत है, जो व्यवस्थित है, ग्राह्य है और अनुकरणीय है। ये व्याकरण मेरा व्यक्तिगत व्याकरण नहीं है, आप इस बात को ध्यान रखें। तो यहां पर ये कोई अहंकार जन्य भाषा का प्रयोग नहीं, लेकिन व्याकरण जो है वो ऐसा कहता है कि तत्सम शब्द में इन्हीं का प्रयोग करे और तद्भव है तो नी का प्रयोग करे। ये मेरे बात थी। इसी प्रकार सर्प शब्द है तो सर्प से सर्पणी नहीं होता है, सर्पिणी होता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन सांपिनी नहीं होता, सांपनी होता है। इसी प्रकार हंस शब्द है, हंस में इनी जुड़ेगा तो हंसिनी शब्द का प्रयोग होता है। हंसी, हंसिका भी होता है, लेकिन हंसिनी, यहां पर इनी प्रत्यय का स्वागत है, लेकिन मोरिनी, जाटिनी, ऊंटिनी, हथिनी, इनमें इनी प्रत्यय का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात थी इस कक्षा की। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले। साथियों इसी प्रकार आगे शब्द देखिएगा, एक और महत्वपूर्ण शब्द है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। यहां पर मैं लिख देता हूं, हथनी शुद्ध है। ये इधर वाली जो लाइन है शुद्ध, यहां पर ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए पुल्लिंग में रचयिता होता है, एक ही बार बता देता हूं। पुल्लिंग में कवयिता होता है, स्त्रीलिंग में रचयित्री शब्द होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार कवयिता कविता करने वाला और कवयित्री कविता करने वाली। तो साथियों इसी प्रकार अभिनेता शब्द होता है, अभिनेता, और पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग विशेष अभिनेत्री होता है, राजनेत्री, अभिनेत्री। जहां पर हम जानते हैं उस चीज को तो हम भली भांति प्रसारित और प्रसारित करते हैं, लेकिन जिसको नहीं जानते वहां पर गड़बड़ होती है। तो यह हमें ध्यान रखना चाहिए। रचयित्री, कवियत्री, अभिनेत्री। जैसे नेता का विलोम शब्द कुछ नेत्री बना देते हैं, नेत्री शब्द होता है। जैसे मैंने कहा ग्रंथकर्ता, तो ग्रंथकर्ता जो है ये पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग जो है वो ग्रंथकर्त्री होगा, ये ध्यान रखिएगा। उपभोक्ता शब्द है, उपभोक्ता शब्द है, उपभोक्ता का जो स्त्रीवाचक शब्द होगा वो उपभोक्त्री होगा, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। व्याख्याता जो है उसका व्याख्याता पुल्लिंग है, व्याख्यात्री स्त्रीलिंग है। लेकिन यहां पर एक संदेह जरूर है, संदेह नहीं बल्कि यह नियम है कि जितने भी संवैधानिक पद हैं, जो संविधान के आधार पर धारित पद हैं, वहां पर हमें एक कॉमन शब्द, एक सामान्य शब्द लेना चाहिए। और चूंकि पहले पुल्लिंग शब्दों का निर्माण हुआ इसलिए हमने व्याख्याता शब्द को ले लिया। यदि आप किसी महिला को व्याख्याता कहते हैं तो संवैधानिक पद होने के कारण वह मानक है, उसमें कोई असंगति नहीं है। जैसे राष्ट्रपति राष्ट्रपत्नी नहीं होता, राष्ट्रपति महोदय, हां व्याख्याता महोदया आप कह सकते हैं, और व्याख्यात्री कह रहे तो कोई असंगत नहीं है, लेकिन व्याख्याता गलत नहीं है, हमें यह जानना चाहिए। संवैधानिक जितने भी पद हैं, अध्यक्ष महोदय, महोदया, आप अध्यक्षा कह सकते हैं। तो हमें इन चीजों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। जैसे जो है मंत्री से मंत्रिनी शब्द बनता है, लेकिन मंत्री महोदय और मंत्री महोदया हमें इस प्रकार इनका प्रयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि ये संविधान से धारित पद है, और संविधान से धारित पद जो है वो लिंग निरपेक्ष होते हैं। उसमें लिंग की अवधारणा के लिए हमें एक सामान्य चीज पर आना चाहिए। साथियों इसके आगे हम बात करते हैं, तो ये हो गया आपका रचयित्री और ये हो गया आपका कवयित्री। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखो मिथिला शब्द था, और मिथिला में, इसको मैं मिटा रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। मिथिला शब्द होता है, और मिथिला शब्द में जब ई जुड़ता है, मिथिला शब्द है, और मिथिला में जब ई जुड़ेगा तब शब्द बनता है मैथिली, क्योंकि ई प्रत्यय जुड़ने से म में जो ई था उसका आई हो गया, थी का थीरा, ल हलंत हो गया, ई जुड़ गया, मैथिली। और यहां पर चलो ये तो अलग विषय हो गया, मैथिली, तो पहली बात तो मैथिली नहीं होता, मैथिली होता है। लेकिन ये कई बार मैथिली शरण होता है, ये मैथिली शरण होता है, ये पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना ये मैथिली शरण होगा, मैथिली शरण नहीं होगा। हमारे जो राष्ट्र कवि हैं मैथिली। इसी प्रकार सर्पणी बता चुका हूं, सर्पणी नहीं होता, सर्पिणी होगा, गर्भिणी नहीं होगा, गर्भिणी होगा, ये ध्यान रखिएगा।
री, र और श के कारण जो न है, यहां पर वस्तुतः इनमें प्रत्यय तो इन्हीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें भी प्रत्यय तो इन्हीं है, लेकिन ये जो न दिखाई दे रहा है इसका न हो गया सर्प में आए हुए र के कारण। इसी प्रकार सम्राटनी, ये शब्द बहुत जरूरी शब्द है जिसको हमें जानना चाहिए। स्त्रीलिंग में सम्राट पुल्लिंग में होता है, सम्राट का स्त्रीलिंग सम्राटनी नहीं बनता, सम्राज्ञी बनता है। कृशांगिनी शब्द नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये कृशांगी, कृष अंगों वाली, कुछ शब्द ऐसे हैं साथियों जिनके विषय में हमें ऐसा जानना चाहिए कि कृष पतले अंगों वाली, ये कुछ शब्द जो है वो स्त्री संस्कृति के लिए बने हुए हैं। यहां पर पुरुष संस्कृति का जो है इन शब्दों का प्रयोग पुरुषों के लिए नहीं किया गया, इसलिए। इसी प्रकार गृहिणी नहीं, शुद्ध शब्द गृहिणी है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसको मोस्ट करना। ये पिशाचिनी नहीं, ये पिशाची होता है। क्यों होता है? क्योंकि पिशाच जो है वो पुल्लिंग है, और पुल्लिंग में जब पिशाच बना है तब यहां पर हमें स्त्रीवाचक बनाने के लिए ई प्रत्यय जोड़ना होगा। इनी प्रत्यय का प्रयोग नहीं करें तो ये पिशाच से ई नहीं जुड़ा, इनी नहीं ई जुड़ा तो पिशाची बना। अनाथिनी शब्द नहीं होता है, अनाथा शब्द होता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अनाथ, क्योंकि वही पिशाच वाली बात है, जैसे पिशाच से पिशाची बनेगा तो अनाथ से अनाथी नहीं बनेगा, अनाथा बनेगा। मैंने अभी अभी आपको कहा था कि कुछ शब्द हैं जिसको हिंदी में स्वीकार कर लिया गया। संस्कृत में यदि मैं अहम वदामी यद एषा चतुर स्त्री चेत अशुद्धम अस्ति, ये अशुद्ध है। लेकिन हिंदी में यदि मैं चतुरा स्त्री का प्रयोग कर रहा हूं वो गलत नहीं है, लेकिन चतुर स्त्री से भी काम चल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार दारिणी, हतभागिनी शब्द, ये बार बार पूछा जाता है साथियों। हतभागी और हतभाग्या ये शब्द बनता है हतभाग्या। हत मर गए हैं, फूट गए हैं, भाग्य जिसके वह हतभाग्या। हतभागिनी नहीं होता, भिखारिणी नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भिखारिन होता है, और ये क्यों होता है? इसलिए होता है, मैंने अभी अभी आपको कहा था कि इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग सदैव हमें तत्सम शब्दों के साथ करना चाहिए। भिखारिणी जो शब्द है ये ध्यान रखिए साथियों। भिक्षुक शब्द है तो वहां पर भिक्षुक शब्द जो है संस्कृत में भिक्षुक है, भिक्षुक पुल्लिंग है, और भिक्षुक भिक्षिका जो है वो उसका स्त्रीलिंग है। यहां पर भिक्षुक का भिकारी बनता है, और भिकारी से फिर भिकारीन बनेगा, क्योंकि वो तद्भव शब्द है, वहां पर इन प्रत्यय जुड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह श्वेतांगिनी शब्द नहीं होता है, श्वेत अंगों वाली है जो वो श्वेतांगी होगा। कोमलांगिनी नहीं होगा, कोमलांगी शब्द का प्रयोग करें। चतुरिणी नहीं, चतुरा शब्द का प्रयोग करें। चतुरिणी सेना जरूर जो होती है, अक्षोहिणी जिसे हम कहते हैं, वो कदाचित अलग विषय है, लेकिन विशेषणों की बात हो रही है। ये रागणी नहीं होता है, रागिनी होगा, और रागिनी भी नहीं होगा, रागिनी। मालिनी नहीं होता, ये मालिनी होता है, लेकिन इसकी जगह माली से एक शब्द और बनता है, मालिन। ये तद्भव है, ये तत्सम है, ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए। मालिनी एक बहुत सुंदर छंद भी है जो हिंदी और संस्कृत दोनों में प्रयुक्त होता है, लेकिन मालिनी जाति विशेष भी है। माली से मालिन भी बनता है, धोबी से धोबिन बनता है। आगे हम बात करेंगे। गोपिनी शब्द गलत है साथियों। गोप और गोपा और गोपी, गोपी शब्द का प्रयोग जो है हमारे यहां पर, क्योंकि ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो उस रूप में हमारे पास गोपिनी का अर्थ, वैसे छिपाने वाली कोई स्त्री हो सकती है, किसी बात को छिपाने वाली जो स्त्री गोपिनी है, लेकिन इस संदर्भ में आज हम बात कर रहे हैं, इस संदर्भ में गोपिनी शब्द का प्रयोग नहीं होता। भामिनी नहीं होता, भामिनी स्त्री को कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, स्त्री को कहते हैं भामिनी। दायिनी नहीं होता, दायिनी होता है सुखदायिनी, सुखदायिनी। सुखदायी पुल्लिंग है, सुखदायी स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार यामिनी नहीं होता, यामिनी ये रात्रि का पर्यायवाची है। तनवंगिनी नहीं होता है, तनवंगी होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। उम्मीद करता हूं यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। साथियों मैं एक बार इसको मिटा देता हूं। अब देखिएगा, मैंने आपको जैसा कि कहा, आगे कुछ मैंने शब्द लिखे हैं, देखो कौन कौन से हैं। इसमें 4 शब्द हैं। कौन कौन से शब्द देखिएगा। एक शब्द मैंने लिखा है नाइन, ईसाइन और ठाकुराइन। देखियो क्या होता है, एक शब्द है नाई, एक शब्द है ईसाई, ये पुल्लिंग है। एक शब्द है माली, एक शब्द है धोबी। और ये सारे के सारे जो शब्द हैं, ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये तद्भव शब्द हैं। हालांकि ईसाई शब्द जो है वो तद्भव नहीं है, विदेशी शब्द है, आप ऐसा मान सकते हैं।
और ये पुरुषवाचक संज्ञाएं हैं। अब इसमें इनका स्त्रीवाचक बनाने के लिए व्यवसायवाची शब्द है विशेष करके। तो ये जैसे नाई में इन जुड़ेगा तो प्रत्यय जोड़ते मूल शब्द के अंतिम स्वर को, अंतिम वर्ण को स्वर रहित कर देते हैं, तो नाई में ई को हटा देंगे, इन जोड़ देंगे नाइन। कदाचित ये नाइन शब्द का प्रयोग ई बड़ा लिख देते हैं, ये गलत होता है। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। छोटी सी बात है, इन प्रत्यय है, ईसाई में इन जुड़ेगा तो ध्यान रखना पहला तो बड़ा होगा लेकिन आगे ईसाइन होगा। माली से, माली में ली बड़ा होता है लेकिन मालिन लिखोगे तो छोटा करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। धोबी में ई बड़ा होता है लेकिन धोबिन करोगे तो ई छोटा। कहार से कहारिन होता है, कहार से कहारिन होता है। नाती से नातिन, नाई से नाइन, कुजरा कुंजरा से कुंजरिन, पुजारी से पुजारिन, कहार से कहारिन, जुल्हा से जुलाहिन, बाग से बागिन, तेली से तैलिन। तेली में भी जो है दीर्घ ई का प्रयोग होता है लेकिन तैलिन जब लिखोगे तो वहां पर, जैसे मैंने कहा कि ये व्यवसाय वाचक, ये हमें ऐसे ध्यान रखना चाहिए। लुहार से लुहारिन, मालिक से मालकिन, भंगी से भंगिन, सांप से सांपिन शब्द का प्रयोग होता है और नाग से नागिन शब्द बनता है। तो ये कुछ शब्द थे जिनके बारे में हमें विशेष करके बात करने की आवश्यकता थी। साथियों, इसी प्रकार से एक शब्द और लिखा है मैंने, ठाकुराइन नहीं होता है। आइन प्रत्यय जब जुड़ता है तो पहला जो शब्द होता है उस शब्द वर्ण जो होता है उसकी जो है ह्रस्वीकरण हो जाता है। ठाकुर शब्द था, ठाकुर में जब आइन जोड़ोगे, ये पूछा गया है सेकंड ग्रेड में, तो ये ठकुराइन बन जाता है। लाला से ललाइन बनता है, बाबू से बबुआइन बनता है, बाबू जो शब्द है उसे बबुआइन बनता है। मेहतर से मेहतरानी, वहां पर तो आनी प्रत्यय है। तो हमें ऐसा ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी। उम्मीद करता हूं कि यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इन शब्दों का बार बार जो है आपको प्रयोग करना चाहिए। कोई भी स्त्री मनस्वी नहीं होती, मनस्विनी होगी। तेजस्वी नहीं, तेजस्विनी होगी। और इसी प्रकार से अन्य शब्दों के विषय में हमें ध्यान रखना चाहिए। यह हमारा दायित्व है कि हिंदी में जो लिंग दो की अवधारणा है उस अवधारणा को हम रक्षित करें, संरक्षित करें और शिक्षक साथी, चाहे छात्र छात्रा, विद्यार्थी, चाहे किसी भी वर्ग से हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग करना चाहिए। उम्मीद करता हूं ये कक्षा आप लोगों के लिए निश्चित रूप से परीक्षोपयोगी भी और व्यवहारोपयोगी भी अवश्य रही होगी। आगे मिलेंगे हम लोग कुछ विशेष बातों के साथ, जहां पर मैं आपको बताऊंगा संधि संबंधी कौन कौन सी अशुद्धियां हो सकती है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो समास के कारण गलत हो जाते हैं, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आगे की कक्षाओं में। जब तक इसको पढ़े, धन्यवाद, नमस्ते।